जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको हिंदी में जो भी पत्र बताया था, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो निबंध आपको बताया था, वो पूरा का पूरा एकदम हूबहू आपके प्रथम पाली के पेपर में पूछा है। ठीक है, मैंने सेकंड पाली का पेपर देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में जितना भी बताया था सब पूछा है, यानी कि हिंदी और संस्कृत का मेरा गेस हूबहू लड़ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का बता रहा हूँ। ठीक है, तो संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम आपको संस्कृत में जो पत्र पूछता है और अनुच्छेद पूछता है वो उसका भी वीडियो ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, उसको अच्छे से देखना वीडियो को पूरा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग रिवीजन कर लो और याद कर लो। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन से आपका कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। देखो यहाँ पर आंसर मैं टिक लगा दिया हूँ, पेन कर दिया हूँ, महर्षि वेद व्यास होंगे। आंसर आपका डी नंबर का मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है पूछेगा तो वेद व्यास पर टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ जो संकलित है वो उपनिषद से संकलित है। आंसर आपका सी नंबर होगा, उपनिषद से संकलित है। मैं जो टिक लगा रहा हूँ उसी को आप गौर से देखो और आंसर याद रखो। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के लेखक कौन है जी, तो यहाँ पर आपका होगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जी होंगे, क्योंकि कुटिनितम काव्य के लेखक यही है। आपके एग्जाम में पूछता है कि कुटिनितम काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त। ठीक है, वो भी आंसर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के रचनाकार कौन है, तो पंडिता क्षमा राव। आंसर होगा बी नंबर, पंडिता क्षमा राव। क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंडिता क्षमा राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन से शंकर चरितम किसकी रचना है। शंकर चरितम किसकी रचना है, तो पंडिता क्षमा राव। ये भी पंडिता क्षमा राव जी की है। शंकर चरितम किसकी रचना है, तो पंडिता क्षमा राव। बी नंबर वाला आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यग्राही गीता रचनाकार कौन है। सत्यग्राही गीता के रचनाकार कौन है, तो इसके भी रचनाकार वही होंगे, पंडिता क्षमा राव। इसको अच्छे से याद करते चलो। सत्याग्राही गीता के रचनाकार कौन है, तो पंडिता क्षमा राव। आंसर होगा बी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से अलस कथा के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ के रचनाकार है विद्यापति। आंसर होगा ए नंबर, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। आंसर होगा ए नंबर, पुरुष परीक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। भारत महिमा पाठ के रचनाकार देखो जी कौन है, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा होंगे। बहुत लोग गलती कर देते हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र भट्टी के लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर होगा डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, बी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पुराण जो है ना वो विष्णु पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण से संकलित है, विष्णु पुराण। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन से आपका है नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार है विदुर। महर्षि मतलब कौन होंगे, विदुर होंगे, केवल विदुर। ठीक है, केवल आप लोग विदुर पर टिक लगाना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन से नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति जो इसके लेखक है उसके नाम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा, विदुर नीति से संकलित है नीति श्लोका पाठ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की थी। आपको याद होगा स्वामी दयानंद ने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इनका जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका है मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, बहुत ईजी है, महर्षि वाल्मीकि जी होंगे। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। देखो जी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से संकलित है। ठीक है, रामायण से संकलित है। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। व्याघ्रपति जिसमें एक बाघ और एक पति की कहानी है, नारायण पंडित उस पाठ के लेखक है। नारायण पंडित उस पाठ के लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है। यह हितोपदेश से संकलित है। हितोपदेश से संकलित है। देखो मेरा विद्यार्थी लोग, अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो एग्जाम में आप संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सही टिक लगाओगे, लेकिन अगर मिस कर दोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं। मैं आपको 100% सही आंसर बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप कृपया करके माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगला वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है कर्णास्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है। कर्णास्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो भास हो जाएंगे, भास हो जाएंगे। ठीक है, भास ए नंबर होगा।
अब देखो अगला क्वेश्चन से कर्ण से दान बेटा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, उसके नाम से ही हो जाएगा कर्णभार से संकलित है, कर्णभार से संकलित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्णभार से संकलित है। अगला क्वेश्चन से हमारी भारतीय भूमि कैसी है, विशालाकार है। हमारी मातृभूमि कैसी है, भारतीय मातृभूमि कैसी है, तो विशालाकार है। आंसर होगा बी नंबर वाला ख। अब देखो अगला क्वेश्चन से किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, हर जगह पर भारत की महिमा गाई जाती है। तो भारत देख लो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में मिलेगा, आंसर टी लगा देना। अगला क्वेश्चन से देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, आंसर होगा क। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन से किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाया करते हैं, आंसर याद रखना ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन से लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, लोगों को भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए, आंसर होगा ए नंबर, लोगों को भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पुराण कितने हैं, देखो जी पुराण कितने होते हैं, पुराण 18 होते हैं। कितने पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं, आंसर याद रखना सी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, देखो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, गोलघर प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। अब देखो अगला क्वेश्चन से पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया अच्छी तरह से, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी, ये तो सबको ही बता देगा, बिहार राज्य की राजधानी पटना है, जो पहले पटना नहीं था बल्कि पाटलिपुत्र था, आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था, पहले अब तो पटना हुआ है, पहले पाटलिपुत्र था, उसके बाद पाटलीग्राम था, पहले पाटलीग्राम था फिर पाटलिपुत्र बना फिर पटना बना। तो पाटलीग्राम जो गांव था वो पटना एक गांव था, ठीक है, जिसका नाम था पाटलीग्राम। तो उस समय मतलब कि मौर्य काल के समय में कहा गया था, मौर्य काल के समय में पाटलीग्राम था, ठीक है, और इसके बाद से पाटलिपुत्र बना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये बना। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन से किसने कहा भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि ये जो पाटलिग्राम है ये आगे चलकर ही बहुत ही बड़ा महानगर होगा। तो आज देख लो पटना कितना बड़ा नगर बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम वर्णित है, तो संस्कृत साहित्य में, आंसर होगा आपका बी नंबर वाला संस्कृत साहित्य में। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध काल में पाटली नगर का नाम क्या था, तो पाटली था, बुद्ध काल के समय में था ना पाटलीग्राम। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि पाटलीग्राम किसके समय में था, तो भगवान बुद्ध के काल में। तो भगवान बुद्ध के काल में कौन सा गाँव था, तो पाटलीग्राम था, पटना नहीं था। अब देखो अगला क्वेश्चन से यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण के लिए पाटलिपुत्र का वर्णन किया, तो मेगास्थनीस, यूनान का राजदूत यही था मेगास्थनीस, आंसर याद रखना डी नंबर वाला मेगास्थनीस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र है जी, पाटलिपुत्र, आंसर होगा आपका ग नंबर पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है परी, देखो ये थोड़ा मतलब कि आपको लगेगा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसको छोटा छोटा करके आप लोग पढ़ना। ठीक है, परी भूत पुरंदन स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, पाटलिपुत्र नगर को दी गई है, पाटलिपुत्र नगर को ही दी गई है, आंसर होगा क। अगला क्वेश्चन है कुसुमपुर या पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है, तो पाटलिपुत्र का एक पुराना नाम है जिसको हम लोग कुसुमपुर एवं पुष्पपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है पटना का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, 2500 वर्ष पुराना है, पटना का इतिहास लगभग 25 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, आंसर का ग नंबर यानी कि सी नंबर वाला पटन देवी, पटना से नाम आ जाएगा पटन देवी, आज भी पटन देवी के नाम से ही पूजी जाती है। अगला क्वेश्चन से आपका मिलेगा 39 नंबर, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में ना गंगा नदी बहती है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है।
अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के ऊपर पटना के किस सेतु का निर्माण हुआ है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु। एशिया का सबसे बड़ा गांधी सेतु पुल पटना में ही है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये सी नंबर वाला होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन से आपका है गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है। एशिया, मैंने बोला ना एशिया देखा, तो एशिया यहाँ पर नाम दे दिया ना, तो एशिया आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन से बिहार की राजधानी कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार की राजधानी पटना है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ भी दे, ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ऑलरेडी पूछा था कि सोशल साइंस में इसके पिछले साल, बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो हमारे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में ही हुआ है, और ये 10वें गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। देखो मैं जो बता रहा था वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग याद रखना सभी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखो अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न का था किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। तो देखो जी किसके समय में, इसका आंसर कौन बताएगा। चंद्रगुप्त मौर्य काल में, या फिर अशोक के काल में, फिर बुद्ध के काल में, फिर मुगल वंश के काल में। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। इसका आंसर या तो ए होगा, या तो इसका आंसर ए होगा, या तो इसका आंसर ग होगा, सी होगा। तो इसका आंसर चूज़ करके बताओ तो आंसर होगा, ठीक है। और मैं कमेंट करके भी इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस कोर्स में थोड़ा डाउट हमको लग रहा है, ठीक है, हमको लग रहा है कि ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता है, तो कुमुदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता है। मौर्य वंश शासन काल में नहीं, गुप्त वंश शासन काल में, या फिर मुगल वंश शासन काल में, बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो हाँ, क्या नाम है आपका, हाँ राहुल जी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन है कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। देखो वही क्वेश्चन से यहाँ पर भी पूछा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या पता है, आपको नहीं पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मौर्य वंश शासन काल में, यहाँ पर देखो गुप्त वंश शासन काल में होगा, ठीक है, गुप्त वंश शासन काल में। अब देखो अगला ये 47 में बता दिया ना, 48 में। देखो कुटिनितम काव्य के कवि कौन है, मैंने बोला था ना दामोदर गुप्त जी होंगे। कुटिनितम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त जी होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना राजशेखर ने की थी। किसने की थी, राजशेखर ने की थी। आंसर होगा आपका कौन नंबर। अगला क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। देखो जी यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक है। अगला क्वेश्चन राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना है आपका काव्य मीमांसा। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे। अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से अलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से संकलित है। अब देखो अलस कथा क्या शिक्षा देती है, अलस कथा पाठ हमें क्या शिक्षा देती है, दोषनीकरण की शिक्षा देती है। अलस कथा जो पाठ है वो दोषनीकरण की शिक्षा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे। अलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है आलसियों को सुख देकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, तो धूर्त आलसी ग नंबर होगा। अगले क्वेश्चन से चारों आलसियों को किसने निकाला, तो एक नियोगी पुरुष ने उसका बाल पकड़कर बाहर निकाला। अब देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। अगर आप नहीं पढ़े होंगे और आप पहली बार ऑप्शन को देखेंगे तो आप पक्का कहेंगे उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया गया होगा, नहीं, जबकि उन चारों आलसियों का केस पकड़कर एक नियुक्त पुरुष के द्वारा बाहर निकाला गया था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन से वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलस्य की संख्या यानी कि रियल में आलस्य कितने थे, 4 ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानता है। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य। आलस्य को नीतिकार सबसे बड़ा शत्रु मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन केवल यही याद रखना, स्थिति सर्वकर्ममूला ही
केन पावंती जनता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो इसका आंसर आप लोग क्या टिक रहे? अरे यार ए नंबर वाला तो इसका आंसर दिया ही नहीं है। अरे यार गजब, कौन नंबर इसका आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, कौन नंबर आंसर नहीं दिया, ठीक है मैं आपको देख कर बता दूंगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको लगता है आपके पहले ही चैप्टर का है, हमको शायद लगता है, एक बार नहीं पहले का नहीं होगा, हमको लगता है ये व्याघ्रपति कथा का है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना व्याघ्रपति कथा का है कि नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था, आंसर होगा ग नंबर यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन से धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं? तो भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पुरुष परीक्षा क्वेश्चन क्या है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो पुरुष परीक्षा, अरे क ख देखो यहाँ पर मैथिली में लिखित है ना, मैथिली, कोकिल मैथिली आंसर आपका बी नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर एक आंसर नहीं दिया, सी नंबर वाला। ठीक है, मैथिली होगा इसका आंसर, याद रखना। पुरुष परीक्षा यानी कि समझते हो ना, पुरुष परीक्षा कौन सा पाठ का है? अलस कथा वाला है, विद्यापति इसके लेखक है, जो मैथिली कोकिल के कवि हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक मैथिली कवि थे। देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है ना, मैथिली कवि, यहाँ से आप 67 और 68 मैच कर सकते हो। पुरुष परीक्षा किस भाषा में? तो मैथिली में है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर का, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। देखो आंसर में दिया यहाँ पर वीरेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या है? देखो जी, गंगा देवी का समय 14वीं चल रहा है। ठीक है, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, गंगा देवी किसकी रानी थी? तो कंपर राय की रानी थी, गंगा देवी कंपर राय की रानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की थी? तो मथुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैंने दिया नहीं, आंसर क्या दिया है? अति मध्यकाल, वर्तमान काल का नहीं होगा, मध्यकाल, प्राचीन काल। हाँ ये देखो प्राचीन काल होगा इसका आंसर। ठीक है, प्राचीन काल। अब देखो अगला क्वेश्चन, नहीं प्राचीन काल नहीं होगा, मध्यकाल आंसर याद रखिएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र, आंसर होगा ग नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो पंडिता छमाराव जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक मंत्र संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो चतवार दिया है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, लेकिन चतवार कैसे दिया है? ये क्वेश्चन गलती पेंट हो गया है। ठीक है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है ना जी, 5 मंत्र है ना? कमेंट करके बताओ ना, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित, लेकिन चतवार दिया है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ईजी है बट यहाँ पर पता नहीं कैसे हो गया, एक बार देख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब देखो अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमको लगता है शायद 4 ही होगा, देख लो एक बार। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ के किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया? दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेद के कितने प्रकार है? वेद 4 प्रकार के होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है वेदा हमेत पुरुषम महानतम विदेत स्नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? श्वेतासोपनिषद से लिया गया, आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन उपनिषद के रचनाकार कौन? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएंगे, वेद व्यास जी हो जाएंगे, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन उपनिषद के कितने प्रकार है? 108 प्रकार है, उपनिषद के 108 प्रकार है। ठीक है, इसको याद रखो। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसको अच्छे से याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप दोनों छोड़कर, ठीक है, नाम और रूप दोनों छोड़कर, यहाँ पर देख सकते हो आंसर आपका सी नंबर होगा, नाम और रूप दोनों छोड़कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम और रूप दोनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, किसकी विजय होती है? देखो जी, विजय किसकी होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विजय कैसे प्राप्त होती है? तो सत्य से ही विजय प्राप्त होती है, आंसर होगा आपका घ नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, यानी कि असत्य की कभी जीत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अणु अड़ियान महत्व, बस इतना ही याद रखना, इतना ही, और कह देना कठोपनिषद से संकलित है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हिरण्मय पात्रण दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्गृहित है? तो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण संसार अनुशासित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋषियादि प्रेरणित को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं जी, कृतक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, प्राणी हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान है, आत्मा, ठीक है। अब देखो अंतिम प्रश्न आपका है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है, ठीक है। मैंने 100 प्रश्न बता दिए, इसमें से 85 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन कौन कौन पूछेगा, 100 को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको लेटर बता रहा हूँ और अनुच्छेद बता रहा हूँ इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, एक तो सब्सक्राइब करना है आपको पूरा, मतलब कि संस्कृत में नंबर ज़्यादा उठेगा। मेरी बात मानना, संस्कृत में मैं जो भी बताऊँगा उसको गौर से देखना, क्योंकि संस्कृत में मेरा और हिंदी में गैस फेल नहीं जाता है, ठीक है। चलो।